मित्रों नमस्कार। आज होने वाले हैं आपके ठाट बाट, क्योंकि मैं लेके आया हूँ टेंस के हेल्पिंग वर्ब का चार्ट। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्टिव पैसिव करने का तरीका सिर्फ वही होता है, केवल चेंज होती है तो हेल्पिंग वर्ब उनकी सहायक क्रियाएं। इसलिए आज की वीडियो में मैं उनका चार्ट लेके आया हूँ। चार्ट के माध्यम से सारे टेंसेस को आप बड़े आराम से कर लेंगे मित्रों, है ना। और आपको क्या करना होगा, आपको केवल करना यह है कि आपको केवल मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखना है बस। बाकी एक्टिव पैसिव आपके मुट्ठी में। इसके पहले कि आज का अपना कक्षा हम शुरू करें, आप जल्दी से जान लीजिए मेरे बारे में। मैं ही योगेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्रामर विथ योगेंद्र सर, जहां आपको मिलती है आपकी समस्याओं के 100% समाधान 100% संतुष्टि के साथ। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर बजा दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए गए समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। शुरू होगी चार्ट से। जी हाँ, यहाँ पे मैंने बना रखा है चार्ट। चार्ट क्या है मित्रों? चार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। पिछले वीडियो में आपने सारी चीजों को कंफर्म कर लिया था एक्टिव पैसिव के, है ना। तो आइए, हमने बनाया है चार्ट। चार्ट कैसे है मित्रों देखेंगे। यहाँ पे हमने इसको बांटा है 4 पार्ट में। यहाँ लिख दिया टेंस, यहाँ लिख दिया इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का बनता नहीं तो उसका चार्ट बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हमने क्या बनाया मित्रों देखेंगे, टेंस, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट। तो यहाँ पे लिखा हमने प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट के तीनों भाग, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट। चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगता है, पढ़े भी हैं, देख भी लेंगे। इज, एम, आर लगेगा पैसिव वॉइस में। अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो पैसिव वॉइस में हमको लगाना है इज, एम, आर। कर्ता के हिसाब से वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है, ये तो आपको पहले ही बताया गया था। कंटीन्यूअस टेंस में इज, एम, आर, इसमें आईएनजी हमेशा होता है। कंटीन्यूअस टेंस में हमेशा आईएनजी होता है, तो आईएनजी का भाव देने के लिए हम लगाएंगे अलग से बीइंग। डबल सिलेबस की सहायक क्रिया आ जाएगी मित्रों, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग, क्रिया का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखेंगे हैज, हैव ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में रहता है, आपको बढ़ा देना है केवल बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे पास्ट में हो जाएगा, पास्ट इनफिनिट के लिए वाज और वेयर, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर कंटीन्यूअस टेंस हो गया तो आईएनजी का भाव देने के लिए वाज बीइंग और वेयर बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैड बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्यूचर में आएंगे तो फ्यूचर में देखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में हमको लगाना पड़ेगा विल, शैल, उसके साथ बी लगा देंगे, विल बी और शैल बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म। कंटीन्यूअस टेंस में नो चेंज, इसका चेंज होता ही नहीं। यहाँ ट्रिपल सिलेबस की सबसे बड़ी सहायक क्रिया फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही लगती है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन पैसिव वॉइस में और वर्ब का थर्ड फॉर्म। आइए इसको स्पष्ट करते हैं। कुछ वाक्य हमने लिख रखा है जो कि सारे टेंसों को मिला करके हैं, है ना। टेंस पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप उसके लिए मैंने पहले से ही वीडियो बना रखा है। आप जाइए मेरे वीडियो को देखिए और वहां से टेंस पहचानने की कला आपको सिखाइए, है ना। यहाँ देखेंगे टेंस को देखते ही पहचानेंगे और चार्ट हमारे सामने है, किस टेंस में कौन सा वर्ब अप्लाई करना है मित्रों, उसको अप्लाई करते हुए बना देंगे। तरीका तो हमने समझ लिया है कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है, ऑब्जेक्ट को ढूंढना। किसको ढूंढना? ऑब्जेक्ट को ढूंढना। एक बात और है मित्रों, लोग पूछते हैं कि किन वर्बों का एक्टिव से पैसिव बनता है। तो एक चीज जान लीजिए, केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही हम पैसिव बना पाएंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बना पाएंगे। आप बोलेंगे सर ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं मित्रों जिन क्रियाओं का ऑब्जेक्ट होता है, जिन क्रियाओं का ऑब्जेक्ट होता है उनको हम ट्रांजिटिव कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? जिनको ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये भी क्लियर हो गया। चलिए, किरण राइट्स ए लेटर, अब इसको हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में मित्रों। किरण राइट्स ए लेटर, है ना। तो क्या लगा है? सुई धागा, यस या यस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए हम किसको ढूंढेंगे? पहले हमारा काम है ऑब्जेक्ट को ढूंढना। किरण राइट्स लिखती है, क्या लिखती है? ए स्टोरी। मिल गया, उठा के लाएंगे ए स्टोरी। एक वचन की बहुवचन, उत्तर मिलेगा एक वचन। क्या लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सर? क्या इज, एम, आर, एक वचन के साथ आपको लगा देना है, इज लगा देंगे। वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म, तो राइट का हो जाएगा रिटेन। अंत में बाइक पे बैठाएंगे, बाइक पे किरण को, और यहाँ रख देंगे बाइक किरण। कोई दिक्कत हुई?
कोई परेशानी हुई, बड़े आराम से हमने इसको कर लिया है मित्रों। महेश रोट ए लेटर यस्टरडे, यस्टरडे लगा नहीं कि हम समझ जाएंगे कि यह जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट में नो डाउट यस्टरडे से पहचान जाएंगे। और दूसरी बात, पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया को करेंगे आधा आधा मतलब दो, क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगा रहेगा मित्रों। चलिए, महेश रोट ए लेटर यस्टरडे, ऑब्जेक्ट क्या ढूंढिए, हाँ एकदम यस्टरडे के पास मत जाइएगा। रोट लिखता है, क्या लिखता है, ए लेटर, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ए लेटर को लेकर के आ जाएंगे। ए लेटर एक वचन का हो गया, ए लेटर एक वचन का है तो आप क्या लगा दोगे पास्ट इंडेफिनिट में, वाज, है ना, वाज। क्रिया का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म, रिटेन बाई किसके द्वारा, महेश के द्वारा। तरीका देखिए, तरीका कहीं बदल रहा है, जो मैंने बताया था कहीं तरीका बदल रहा है नहीं, न तरीका बदलेगा मित्रों। केवल आपको एक क्रिया, ये चार्ट याद रख लेना मित्रों। मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूं, ये चार्ट याद कर लीजिए और कुछ इसमें स्पेशल चीजें लिखी हैं उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आइए हम लोग आगे की पढ़ाई करते हैं। आई शैल टीच यू टुमारो, आई शैल टीच यू टुमारो, टुमारो लगने का मतलब क्या है कि वाक्य फ्यूचर टेंस में निसंदेह, है ना। और अच्छा, दूसरा पहचान क्या है, फ्यूचर को करेंगे हम दिल से अर्थात विल से, इसको मिलता हुआ, फ्यूचर को कैसे करते हैं, दिल से, अर्थात उसमें आ जाएगा विल और शैल, मिलता हुआ शब्द, विल शैल जहां मिलेगा वो फ्यूचर टेंस होगा। और यहाँ पे देखेंगे आई शैल टीच यू टुमारो, टुमारो लगा है, आ जाएंगे फ्यूचर टेंस में, और इसमें क्या लगाना है, विल बी और शैल बी पैसिव है इसमें। तो पहले हम ढूंढेंगे किसको, ऑब्जेक्ट को। आई शैल टीच, मैं पढ़ाऊंगा किसको, तुमको, किसको, तुमको, यू मिल गया, यू को लेके आएंगे, यू के हिसाब से लग जाएगा विल बी, यू विल बी टॉट, TAUGST, टॉट कहिया भैया, टुमारो, TOMORROW, बाई किसके द्वारा, बाई मी, बाई मी। आगे देखेंगे, रवि वॉज फ्लाइंग अ काइट, रवि वॉज फ्लाइंग अ काइट, रवि वॉज फ्लाइंग माने रवि उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है, एक पतंग, तो एक काइट को लेकर के आ जाइए, एक काइट यहां पे लगा देंगे आप इज, एक काइट इज, सॉरी ये कौन सा टेंस है, पहले टेंस पहचानिए। ए काइट वाज फ्लाइंग, वाज के साथ आईएनजी लग गया, जहां आईएनजी लगेगा निसंदेह वह कंटीन्यूअस टेंस होगा, नो डाउट। अगर इज है मान लगा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, वाज वेयर लगा है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। सहायक क्रिया क्या होती है देख लेंगे, वाज वेयर के साथ बीइंग लग जाएगा आईएनजी का भाव पूरा करने के लिए, क्योंकि इसमें क्रिया का तो थर्ड फॉर्म लगता है, तो आईएनजी कहां जाएगा, आईएनजी को हम बीइंग से संबोधित करेंगे, बीइंग लगा करके उसका भाव पूरा करेंगे। एक काइट, एक वचन की वो वचन, आप कहेंगे एक वचन लगा देंगे वाज बीइंग, क्या लगा देंगे मित्रों, वाज बीइंग। फ्लाई का थर्ड फॉर्म, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लोन किसके द्वारा, बाय रवि के द्वारा, फ्लोन बाय रवि, ये हमारा वाक्य बन गया। अगला देखेंगे मित्रों, यू हैड, अगला देखेंगे, यू हैड ईटेन फूड बिफोर आई स्लेप्ट, है ना, यू हैड ईटेन फूड बिफोर आई स्लेप्ट, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा मित्रों, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो हमें बिफोर के बाद से कोई मतलब नहीं है, हमको बस इतने से मतलब है ना। आई हैड ईटेन फूड, मैंने खाना खा लिया था, क्या खा लिया था, खाना, तो फूड को बना देंगे सब्जेक्ट फूड। अब इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में केवल एक ही सहायक क्रिया लगती है, चाहे कर्ता जो भी हो, हैड बीन, तो उठा करके रख देंगे हैड बीन, है ना। फूड हैड बीन, ईट का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी, परफेक्ट में हमको थर्ड फॉर्म ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसमें थर्ड फॉर्म लगा रहता है, इसमें हमको अलग से थर्ड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। इसका तो वाक्य और आसान हो गया हमारे लिए, फूड हैड बीन ईटेन बाय किसके द्वारा, बाय हिम, और बिफोर वाले वाक्य को आगे से ही जोड़ देंगे, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जहां छेड़छाड़ नहीं करना है सर वहां नहीं करेंगे, नहीं तो जानते ना किसकी सरकार है, बाबा की। लग जाएगा एंटी रोमियो, क्या लगेगा, एंटी रोमियो, तो बचिएगा सर। हाँ, यू विल हैव टॉट मी, विल हैव क्रिया का थर्ड फॉर्म हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें हमको अलग से क्या लगा देना है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, नहीं बताया गया हमको। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यू विल हैव टॉट,
पढ़ा चुके होंगे। किसको? मुझे। किसको? मुझे। मी को लेके आ जाएंगे यहाँ पे। आई के साथ लगेगा शैल हैव बीन। शैल हैव बीन। आई शैल हैव बीन। आई शैल हैव बीन टॉट। क्रिया का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगा है। आई शैल हैव बीन टॉट बाई यू। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों का हमने पैसिव वॉइस कर लिया एकदम आसान तरीके से, केवल एक टिप्स के माध्यम से कि हमको सबसे पहले किसको ढूंढना है? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को ढूंढ करके सब्जेक्ट बनाना है। टेंस के हिसाब से सहायक क्रिया लगानी है। सहायक क्रिया कैसे लगेगी इसके लिए मैंने चार्ट बना रखा है। इस चार्ट का आप अवलोकन करेंगे। याद करने का तरीका क्या है उसको भी मैं बता रहा हूँ। कल पहले आप प्रेजेंट को टारगेट कर लीजिए। सब प्रेजेंट एंड ऑफ इट में इज एम आर वर्ब का थर्ड फॉर्म सब में लगता है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है ना। इसमें इज एम आर, कंटीन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ बीइंग, और परफेक्ट में हैज और हैव। केवल 1 मिनट या विदिन 10 सेकेंड में आप प्रेजेंट को क्लियर कर देंगे। पास्ट में वाज वेयर के साथ फिर बीइंग आ जाएगा, यहाँ हैड बीन लगता है। 1 मिनट के अंदर क्या 10 सेकेंड के अंदर ऐसे आप याद करेंगे तो प्रेजेंट का काम खत्म, पास्ट का काम खत्म, फ्यूचर का काम खत्म। बस अब आप हो गए एकदम पंडित। एकदम पंडित हो गए मित्रों। क्यों? क्योंकि तरीका तो हमने पहले से ही ऑब्जर्व कर लिया है। किसके माध्यम से? मेरे बताए गए सिंपल ट्रिक्स के माध्यम से। आपने तरीका तो पहले से ऑब्जर्व कर लिया। अब इसको याद करके एक्टिव पैसिव को लूटिए, सर लूटिए, इसका नंबर लूट लीजिए, जाने मत दीजिए, इसमें है कुछ नहीं। आगे आइए। अब ये मैंने बताया है सम अदर चेंजेस, कुछ अन्य परिवर्तन। अच्छा, ये सम अदर चेंजेस कौन है? मैंने सम अदर चेंजेस में रखा है आपको, अर्थात ये आप हैं जो हमसे प्रश्न करेंगे। सर अगर ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे? सर अगर ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे? सर अगर ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे? सम अदर चेंजेस में मैंने लगभग 7 पॉइंट रख रखी है जो आपके द्वारा प्रश्न किया जाएगा। क्योंकि आप तो मेरे सामने है नहीं, ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है सर। अगर आप होते तो अपना प्रश्न रखते, तो इसलिए मैंने आपको यहां मान लिया कि ये आप हैं और ये आपके द्वारा प्रश्न किया जा रहा। उसका सलूशन मैं इधर आपको बताता चलूंगा। मित्रों थोड़ी सी और आपको मेहनत करनी है और मैं लाइव आ जाऊंगा और आपके समस्याओं को घुस घुस करके एक एक समस्याओं को आपके दिल और दिमाग से निकाल के बाहर फेंकूंगा मित्रों। बस तुरंत आप मेरे वीडियो को क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ऑनलाइन आकर के मैं आपकी समस्याओं का अच्छे से समाधान कर सकूं। आइए मित्रों, इसको यहां से अब हम करते हैं इरेज। हमने स्क्रीनशॉट ले ही लिया था, इस सारे चीजों को हमने कर दिया इरेज यहां से। अब हमारी समस्या चलेगी, अब आपके प्रश्न चलेंगे और मेरा जवाब चलेगा यहां पर। इसके माध्यम से सारे एक्टिव पैसिव को हम लोग करते हैं रफा और दफा। कैसे मित्रों? आइए देखते हैं हम, आइए हम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं मित्रों? यहां देख लेंगे। पहला आपका प्रश्न है, सर अगर 2 ऑब्जेक्ट हो जाए, 2 ऑब्जेक्ट होने पर यदि एक वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट हो जाए, जानते हैं ना कि ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यदि एक वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट आ जाए सर तो हम क्या करेंगे? प्रश्न आपका बड़ा वाजिब है। कुछ नहीं मित्रों, क्या करेंगे? कुछ नहीं है मित्रों, कुछ नहीं, एकदम तुरंत सोल्यूशन लीजिए। आइए जैसे देखते हैं, आई टीच यू हिंदी, डबल ऑब्जेक्ट आ गया। आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। किसको लगा के क्या प्रश्न करेंगे? आ जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। और क्या पढ़ाता हूं? हिंदी। क्या पढ़ाता हूं? हिंदी। ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पार्ट ऑफ सेंटेंस जब मैं पढ़ा रहा था मित्रों तो वहां पे आपको बताया था, वहां मेरी वीडियो बना रखी है मैंने, जाइए पार्ट ऑफ सेंटेंस को देखिए और वहां से डायरेक्ट को अभी काम क्लियर कर लीजिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। आई टीच यू, किसको? तुम्हें। क्या? हिंदी। तो जो निर्जीव होता है वो डायरेक्ट और जो सजीव होता है वो इनडायरेक्ट। तो हम अगर दोनों में से किसी एक को टारगेट करके बनाए, मान लीजिए हमने यू को माना, तो यू को अगर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा मित्रों? यहाँ हो जाएगा यू, हमारा टेंस पहचान जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या कर्ता बहुवचन हो तो क्या लग जाएगा? आर। ठीक, यू आर टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट। ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जहां है उसको उसी प्रकार से रहने दीजिए, हिंदी
बाय किसके द्वारा, मी के द्वारा। अगर हमारा मन करता नहीं सर हम इसको नहीं मानेंगे, हम तो इसको मानेंगे हिंदी को, तो कोई बात नहीं, मान लो भैया हिंदी को ही मान लो, क्या मुसीबत आ गई, कुछ नहीं होने वाला मित्रों। आइए देखते हैं हिंदी को हम यहाँ लेके आएंगे। हिंदी, हिंदी हो गई एक वचन तो लग जाएगा इस, हिंदी इस क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टाट। लेकिन ये देखिए ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर आप रखेंगे इसके पहले टू, एट या फॉर आपको अर्थानुसार लगाना पड़ता है, बस इतना अंतर होता है। हिंदी इज टाट टू यू, टू यू। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ आप रखते हो उसके पहले एक प्रीपोजिशन आपको दे देना है। वो प्रीपोजिशन क्या हो सकता है, टू हो सकता है, एट हो सकता है और फॉर हो सकता है। हिंदी इज टॉट टू यू बाय मी। यह प्रश्न आपकी समस्या का कर दिया है मैंने समाधान कि दोनों में से किसी एक को आप सब्जेक्ट मान करके अपने वाक्य को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। अगला प्रश्न आपके द्वारा किया जाएगा मित्रों, क्या अगला प्रश्न आपके द्वारा किया जाएगा कि सर अगर हमारे वर्ब इंट्रांजिटिव के साथ कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आता तो प्रीपोजिशन का क्या करें। उसका आपको कुछ नहीं करना है मित्रों। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन आ जाता है तो आप क्या करोगे, उसका कुछ नहीं करोगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे द गर्ल्स लव्ड एट, इसके साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे, बस उस क्रिया को इसके साथ रहने दोगे। जैसे यहाँ मी ऑब्जेक्ट है, बना देंगे सब्जेक्ट हो जाएगा आई, और आई देखेंगे टेंस कौन सा है, पास्ट इन्फिनिटिव, लगा देंगे वाज। लव्ड एट को एक साथ रहने देंगे क्योंकि यह इसी के साथ ही अर्थ को पूरा करता है ना। आई वॉज लव्ड एट बाय द गर्ल्स, बाय द गर्ल्स। आपके प्रश्न ये हुए पूरे, आपकी समस्या का भी समाधान हुआ। आपने अगला प्रश्न कर दिया डोर जब इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, अर्थात डूअर मतलब क्या है, डूअर है, डूअर जब इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में हो, कार्य को करने वाला, डूअर मतलब कार्य को करने वाला। जब हमारा कर्ता एक्टिव वॉइस में डूअर है ना, जिसको आप डूअर बोलते हैं, अगर डूअर इंडेफिनिट प्रोनाउन हो मित्रों है ना, अनिश्चित वाचक सर्वनाम, तब हम क्या करते हैं, जो चीजें जब अनिश्चित है, जो निश्चित है ही नहीं, तो उसको हम बाई लगा करके रखते नहीं है। जो सब्जेक्ट को बाई लगा के ट्रांसफर करते हैं मित्रों, वहां वाला काम हम बंद कर देंगे। कैसे बंद करेंगे, जैसे देखेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन, someone has stolen my pen, someone has stolen my pen है ना। अगला देख सकते हैं क्या आ जाएगा, no one has seen the wind। अब आइए यहाँ पे देखेंगे someone has stolen my pen, कौन, किसी ने मेरी कलम चुरा लिया, किसने, किसी ने, निश्चित नहीं है। अगर आपका कर्ता इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जो कि निश्चित नहीं हो तो उसमें हम क्या करते हैं मित्रों, कुछ विशेष नहीं करना है आपको, बस सब कुछ वैसे ही चलेगा। जहां बाई लगा करके सब्जेक्ट को हम पीछे रखते थे उसको रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हमको निश्चित है तो हम किसके द्वारा कहेंगे कि मेरी पेन चुराई गई, नाम ले लेंगे, ऐसे किसी का नाम लेंगे तो बवाल हो जाएगा, बवाल से बचिएगा है ना। तो क्या हैज स्टोलन माई पेन, क्या चुरा लिया है, मेरी कलम, ऑब्जेक्ट हमारा मेरी कलम है, हम लेके आ जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा माई पेन, यहाँ पे हैज लगा हुआ है, एक वचन है तो मेरी पेन भी तो एक वचन है, हैज बीन लगा देंगे सर अपनी तरफ से है ना। माई पेन हैज बीन, ऑलरेडी इसमें थर्ड फॉर्म लगा ही हुआ है, स्टोलन। अब ये जो बाई लगा के सब्जेक्ट को रखते थे यही नहीं रखेंगे, इसका मतलब हुआ माई पेन हैज बीन स्टोलन, मेरी कलम चोरी हो गई है। किसने चुराया, नहीं जानता सर, नहीं जानता तो मैं क्यों लिखूं। आगे देखेंगे नो वन हैज सीन द विंड, हवा को किसी ने नहीं देखा है। क्या आपने देखा है क्या, नहीं सर, आपने भी नहीं देखा और हमने भी नहीं देखा। तो नो वन हैज सीन द विंड, किसने, किसी ने नहीं, किसने देखा भाई, ये निश्चित नहीं है, तो ये हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन और ये हो गया नेगेटिव सेंस देने वाला। इसमें एक बात और करेंगे मित्रों, इसको हटा तो जरूर देंगे, लेकिन चूंकि यह है नो वन नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए क्रिया के बाद नॉट आपको लगाना पड़ता है। कैसे लगाना पड़ता है, नो वन हैज सीन द विंड, किसी ने हवा को नहीं देखा है, ऑब्जेक्ट है द विंड, लेके आएंगे द विंड हैज
चूंकि नोवन नेगेटिव है, यहाँ लगा देंगे नॉट और यहाँ लगा देंगे बीन। डबल सिलेबस की अगर सहायक क्रिया होती है तो नॉट हमेशा दोनों के बीच में लगता है। इस बात को गट्ठी मार लीजिए। डबल सिलेबस वाले वाक्य, डबल सिलेबस वाली सहायक क्रियाओं में नॉट का स्थान कहाँ होगा? दोनों के बीच में। इधर मम्मी इधर पापा, बीच में इनका बंटवा, है ना। तो हमेशा आप समझिएगा, ये मम्मी हो जाते हैं पापा, डबल वाले में लड़का बन जाता है तो बीच में घुस जाता है ना। द विंड हैज नॉट बीन सीन, बस बाय नो वन तो लगाना ही नहीं है। द विंड हैज नॉट बीन सीन, हवा किसी के द्वारा नहीं देखी गई है मित्रों। जी हाँ, इसमें कोई दिक्कत? ऑल डाउट्स मैं आपको क्लियर कर दूंगा मित्रों। एक्टिव पैसिव में कुछ नहीं है, इसका नंबर आपको गेट करना ही है, नंबर जाने न पाए। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपका आया, जब कुछ वाक्यों की बनावट इज, एम, आर, वाज, वेयर प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हो, तब हम क्या करेंगे? आप कहेंगे सर ये क्या प्रश्न है, आपको मैं करके दिखा रहा हूं। ऐसे भी वाक्य आ जाते हैं जैसे ही इज टू हेल्प मी, पहला ही इज टू हेल्प मी, पहला है ही इज टू हेल्प मी। एक और आ गया, आई वॉज टू टीच देम। अब इसका मतलब आप कहेंगे सर ये क्या है? कभी कभी क्या होता है कि इज वाज के बाद टू लगा करके क्रिया इन्फिनेटिव के रूप में आ जाती है। किसी भी क्रिया के पहले अगर हम टू लगा दें, उसका हिंदी अर्थ नाने नहीं आएगा तो इन्फिनेटिव हो जाएगा। जब इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद क्रिया हमारी इन्फिनेटिव के रूप में आ जाए या इन्फिनेटिव आ जाए तो हम क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते मित्रों, विशेष कुछ नहीं करते, केवल क्या करते हैं? इसी क्रियाओं के बाद बी लगा देते हैं। बी, बी ई कैसे लगा देते हैं आइए देखते हैं। ही इज टू हेल्प मी, उसको मेरी सहायता करनी है, यहाँ फोर्स आ जाता है, उसको मेरी सहायता करनी है। कैसे? ही इज टू हेल्प मी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी है, बना दीजिए, क्या बन जाएगा? आई, आई बन जाएगा। तो आई के साथ क्या लगाएंगे? एम, आई एम, मैंने क्या कहा? आई एम टू के बाद लगा देंगे बी, टू के बाद लगा देंगे बी। आई एम टू बी हेल्प्ड, क्रिया का हमेशा कौन सा फॉर्म लग जाएगा सर? थर्ड फॉर्म। आई एम टू बी हेल्प्ड बाई हिम, बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आई वॉज टू टीच हिम, ये वॉज पास्ट टेंस की क्रिया तो हम पास्ट टेंस में लगाएंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा देम, बन जाएगा दे। तो पास्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या मिलेगी बहुवचन के लिए? यहाँ हो जाएगा वेयर, फिर क्या लगाएंगे? टू, फिर क्या लगा देंगे? बी, क्रिया का थर्ड फॉर्म टॉट, बाई आई का हो जाएगा मी। कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं सर, बड़े आसानी से इसको हमने करा है मित्रों। आइए अब देखते हैं इधर। अगला प्रश्न होता है कि जब कुछ वाक्यों की बनावट हैज ऑब्लिक हैव प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हो, आप तब क्या करते हैं? आपको तब भी विशेष कुछ नहीं करना है मित्रों। इसका हिंदी अर्थ आता है पड़ा, पड़ी, पड़े। जैसे मेरे दादाजी को गायों को खिलाना पड़ता था, मुझे खेत से चना काटना पड़ता था, मुझे प्रतिदिन विद्यालय जाना पड़ता था। या ऐसे ही जहां पड़ा, पड़ी, पड़े वाले वाक्य आते हैं उनमें हैज टू, हैव टू और हैव टू का प्रयोग होता है। जैसे इसमें हमने क्या लगाया था? उसके बाद टू के बाद बी लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया था, वही काम इसमें भी करना है और विशेष कुछ नहीं करना है। जैसे हम लोग एग्जांपल्स ले लेते हैं एक तो, क्या? जैसे वी हैव टू फीड द काउज। आइए इसका हम समझ लेते हैं। वी हैव टू फीड द काउज, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? किसको खिलाना पड़ता है? गायों को, है ना। तो द काउज ऑब्जेक्ट हो गया, लेके आएंगे द काउज, क्या आ जाएंगे? काउज बहुवचन है तो हैव टू है तो हैव टू लग ही जाएगा। हैव टू बाई बी लगा देंगे अलग से और ऑलरेडी यहाँ पे क्रिया कर देंगे थर्ड फॉर्म। द काउज हैव टू बी फीड, फेड, है ना। द काउज हैव टू बी फेड, है ना। अच्छा, फीडन भी हो जाता है कभी कभी, है ना। द काउ हैव टू बी फेड बाय अस। ये हो गया सर, ये हो गया आपका,
है ना। अगला प्रश्न आपने कर दिया, यदि एक्टिव वॉइस में कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, मस्ट, शैल, वुड हो तब हम क्या करेंगे। आप क्या करेंगे सर, ये क्या है, ये कहे जाते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। और मॉडल ऑक्सिलरीज आने पर विशेष परेशानी की बात नहीं है, अगर जिस मॉडल का प्रयोग किया गया है वह मॉडल वाक्य में बना रहेगा, बस उसके साथ क्या लगा देंगे, बी। जी हाँ, क्या लगा देंगे, बी। क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है, ये लगाएंगे। कैसे, उसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं सर। आइए उसका एग्जाम्पल यहाँ पे आ रहा है आपके सामने, आपके सामने आ रहा है उसका एग्जाम्पल। कैसे, जैसे ही शुड प्लीज हर, पहला ही शुड प्लीज हर, शुड आ गया तो हिंदी अर्थ क्या आ जाएगा सर, चाहिए। मस्ट आ जा, शुड आ जा, आर टू आ जा, इसका अर्थ आ जाता है चाहिए। ही शुड प्लीज हर, ठीक है ना। आपके लिए आई कैन टीच यू, यहाँ पे मैंने कह दिया आई कैन टीच यू, मैं तुमको पढ़ा सकता हूं, ये मेरी एबिलिटी है, आई कैन टीच यू। ऐसे वाक्यों को हम कैसे करेंगे, केवल ये जो मॉडल्स आए हैं सर, ये मॉडल्स वाक्य में बने रहेंगे, इन्हीं मॉडल्स के बाद हमको लगा देना है बी, और विशेष कुछ भी नहीं करना है। कैसे, ही शुड प्लीज हर, इसमें ऑब्जेक्ट है हर, बना देंगे, इसका हो जाएगा सी, ऑलरेडी ये लगा है तो लगा ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा शुड बी, यहाँ है प्लीज का तो हो जाएगा प्लीज्ड, है ना, प्लीज्ड बाई हिम हो गया। कोई दिक्कत हुई, आगे देखेंगे। आई कैन टीच यू, ऑब्जेक्ट हमारा यू है तो यू को लेकर आ जाइए सर, यू कैन लगा है तो कैन लगेगा, कैन बी, टीच का थर्ड फॉर्म हो गया टॉट, बाई यहाँ पे हो गया मी। ये भी समस्या को हमने समाधान कर लिया, इसको हमने पढ़ लिया, इसको हमने पढ़ लिया, इसको भी पढ़ लिया, इसको भी पढ़ लिया, इसको भी हमने पढ़ लिया, और इसको भी हमने पढ़ लिया मित्रों। अब एक लास्ट समस्या हमारी बची हुई है, क्या, जब वाक्य में ऑब्जेक्ट एक शब्द न होकर पूरा क्लास हो तो, पूरा क्लास हो तो, पहले आप ये समझ लीजिए कि क्लास क्या होता है सर, क्लास क्या होता है, क्या, जब जिन वाक्यों में दो कर्ता और दो क्रिया आ जाती है उन वाक्यों को क्लासों में बंटना पड़ता है ना, क्लासों में बंटना पड़ता है, वही होता है क्लास। कैसे, आइए देखते हैं हम कैसे होता है, इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं। दे से दैट, यहाँ पे देखेंगे, दे से दैट the king is coming, the king is coming, यहाँ पे देखेंगे। अभी तक ऑब्जेक्ट जो आ रहा था हमारा, एक शब्द आ रहा था, एक नाउन हो रहा था, चाहे एक प्रोनाउन हो रहा था। कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एक पूरा क्लाज हो जाता है, पूरा उपवाक्य हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे दे से, वे कहते हैं, क्या कहते हैं, दैट द किंग इज कमिंग, ये पूरा दैट ककारवाचक है, की से लगा हुआ है ना, ककारवाचक जकारवाचक, यही होता है पूरा क्लास। तो दैट द किंग इज कमिंग, ये पूरा क्लास है मित्रों, कौन सा क्लास है, नाउन क्लास है ना, ये पूरा क्लास है। दे से दैट द किंग इज कमिंग, कि वह आ रहे हैं। अगली वीडियो में है ना आपको मैं क्लास भी पढ़ाने वाला हूं, इसकी चिंता मत करिएगा, क्लास को एकदम सरलतम से सरलतम तरीके से सिखाऊंगा। आज केवल हमारा इनसे इतना ही पाला पड़ा है, ये जान लिए कि ये क्लास है ना, कंजक्शन के बाद जो भी लग करके आते हैं वो क्लास हो जाते हैं, है ना। तो इनको क्या करेंगे, यदि हमारा ऑब्जेक्ट क्लास होता है तो हम क्या करते हैं, इन क्रियाओं का जो ऑब्जेक्ट है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं। क्यों, क्योंकि ये एंटी रोमियो गैंग के आदमी है सर, इनके साथ कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करना है, इनके पास नहीं जाना। कहेंगे सर हम क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, एक तो ऑब्जेक्ट मान लेना है इट, मान लिया सर, हमने मान लिया। अब एक देख लें, टेंस पहचान लीजिए, टेंस को पहचान लिया, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लगा देंगे इज, इट इज, कोई दिक्कत। अब इनका थर्ड फॉर्म रख दीजिए, हो जाएगा सेड, इट इज सेड, हो गया। अब कुछ मत करो, ये एंटी गैंग के रोमियो के आदमी को यहां से यहां तक रख दो। कैसे, दैट द किंग इज कमिंग, इसमें कोई परिवर्तन हमको नहीं करना है ना। क्या किया मैंने, फिर से देखेंगे,
जहां से क्लास शुरू हो रहा है इसको डिस्टर्ब आप पहले नहीं करोगे, छोड़ दोगे। यहाँ पे जो क्रिया है उसका एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे, इट मान लिया। टेंस जो क्रिया है उसी के हिसाब से टेंस चलेगी। टेंस के हिसाब से हम इट एक वचन का होता है, क्रिया रख लेंगे। उसके बाद इसका हम रख लेंगे थर्ड फॉर्म, रख लिया। और दैट लगा, जो भी क्लास रहेगा उसके आगे हम जोड़ देंगे। आप पूछेंगे सर बाई देन नहीं लगाएंगे? नहीं सर, इसका यहाँ पे कोई अर्थ नहीं बनता, इसलिए इसकी तरफ हम ध्यान नहीं देंगे। तो इस प्रकार से मैंने पूरे टेंस और सम अदर्स एग्जाम्पल्स को, जो आपकी क्वेरीज हो सकते हैं, जो आपके प्रश्न हो सकते हैं, मैंने सबको उठा करके यहाँ रखा और सबको सॉल्व कर करके यहाँ पे दिखाया है। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो जरूर कमेंट करके लिखिएगा। इसके बाद मित्रों हम अगला पॉइंट देखेंगे, सम स्पेशल चेंजेस। यह आपके लिए बहुत खास होने वाला है मित्रों, क्योंकि मैं इसको आपको रटने से ज़्यादा ट्रिक्स पे समझाऊंगा और यह परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। इसी में से एक आध हो सकता है मे भी कि आपको परीक्षा में मिल जाए। क्या है सर? आइए, है क्या? सम स्पेशल चेंजेस में मैंने कुछ क्रियाएं लिख रखी है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ हम बाई का प्रयोग न करके अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे ये जो क्रिया मैंने लिख रखी है, इसके बाद हमेशा हम लगाते हैं एट। ये जो क्रिया मैंने दूसरे पे लिख रखी है मित्रों, इसके बाद हम हमेशा लगाते हैं विथ, है ना। ये क्रिया जो मैंने लिख रखी है, इसके साथ हम लगाते हैं टू, यहाँ पे लिखा गया है, और इसके साथ लगाते हैं इन। कब? जब हम बाई का प्रयोग करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते थे वहां पर, है ना। ध्यान क्या देना है, अगर हमारे सेंटेंस में यह क्रियाएं आ गई तो इनके साथ आपको अलग अलग प्रेपोजिशंस का प्रयोग करना है। अब आइए देखते हैं पहला वो क्रिया क्या क्या है, किन क्रियाओं के साथ हम बाई के स्थान पर ऐड का प्रयोग करते हैं। आइए पहले हम स्पष्ट करते हैं, पहले क्रिया को हम देख लेंगे। पहले बोला सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड, अलार्म्ड। तो आप कहेंगे सर ये तो क्रियाएं याद रखनी पड़ेगी। जी हाँ, लेकिन मैं आपको कुछ सिंपल टिप्स और ट्रिक्स बता रहा हूँ जिनसे इस क्रियाओं को रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी। केवल एक टिप्स देखिएगा, एक ट्रिक्स, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, इनके साथ ऐड लगाना है। तो कैसे इन क्रियाओं को हम याद रखेंगे ये देखेंगे, है ना। कि पहले इसमें देखेंगे कहाँ कहाँ डिस है, डिस अपॉइंट, डिस्ट्रेस और डिस्प्लीज्ड। पहली एक बात दिमाग में रख लेंगे कि जिनमें डिस लगा हो उनके साथ हम ऐड लगाते हैं। लेकिन एक चीज इसमें क्या आपको अलग रखना है कि डिसगस्टेड, ये शब्द याद रख लेंगे। डिसगस्टेड को छोड़ करके जितनी भी क्रियाएं आएंगी जिसमें डिस लगा हो, केवल डिसगस्टेड याद रखिए। डिसगस्टेड को छोड़ करके जितनी क्रियाओं में डिस लगता है उनके साथ आपको ऐड लगाना है, पहली बात। दूसरी बात, जो चीज अन्य कहे कि सर और भी चीजें बची हैं, उसके लिए मैंने एक यहाँ पे ट्रिक दे रखा है। क्या? सुपातला। सुपातला क्या ला? सुपातला। सर कहेंगे ये क्या है? सु मतलब अच्छा, पात्र वाले वही पात्र भाई बर्तन, ला मानी लेके आ, सुपात्र ला। क्यों कुपात्र ला रहा है ना। तो सुपातला ये हम याद कर लेंगे। सर कहेंगे इससे क्या होगा, मैं निकाल के बताता हूँ मित्रों। सुप यहाँ पे अलग करेंगे, सुप को, सुप से बन जाएगा सरप्राइज्ड, है ना। ऐड से बन जाएगा एस्टोनिश्ड, और अला 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 से बन जाएगा अलार्म्ड, है ना। सुपातला, है ना। क्या ये दो चीज हमने ऐड के लिए याद रखी कि जिन क्रियाओं में डिस लगा हो उस क्रियाओं के साथ ऐड लगता है, केवल डिस्गस्टेड को छोड़ करके। और दूसरी ट्रिक हमारी क्या है? सुपातला। सुपातला, है ना। सुप माने सरप्राइज, एस माने एस्टोनिश्ड और अलार्म्ड। याद हो गया हमको किन क्रियाओं के साथ हमको करना है ऐट का प्रयोग। हमको केवल ट्रिक्स पर ध्यान देना है मित्रों, हमको नंबर लेना है। कैसे नंबर लिया यह महत्वपूर्ण बात नहीं होती है। लोग सफलता देखते हैं कैसे आई है, उसके पीछे कोई नहीं देखता। आप सफल हुई, कैसे किस ट्रिक्स का प्रयोग करके सफल हुए उससे कोई मतलब नहीं, हमको याद करना, दिमाग में बस बैठाना है। आइए, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। हाँ, यहाँ पे हमारा जो है देखेंगे सरप्राइज आ गया, सरप्राइज आ गया।
तो यहाँ पे मी है, लेकर के आएंगे आई, ईडी लगा है तो सेकेंड फॉर्म यहाँ लग जाएगा वाज, आई वाज सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, सरप्राइज क्रिया आ गई तो बाई लगने का कोई चांस ही नहीं सर, क्या लग जाएगा एट योर इंटेलिजेंस। यह विशेष चीज है सर, यह आना ही है, मान के चलेंगे। इंटेलिजेंस बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप समझ लीजिएगा, है ना। हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा अस है, लेके आएंगे अस, एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड TRAT, टॉनिश्ड मिल गया, तो इसके साथ भी हमको एट लगाना है, तो यहाँ पे अस का हो जाएगा वी, सॉरी अस नहीं वी हो जाएगा, ईडी लगा है तो हो जाएगा वर, वीवर, यह ना एस्टोनिश्ड, जहां ईडी लग गया उसका सेकेंड फॉर्म भी वही तो थर्ड फॉर्म भी वही। जिन क्रियाओं में ईडी लग गया तो उसका थर्ड फॉर्म को याद रखने की जरूरत ही नहीं है, उसका वही सेकेंड होगा वही थर्ड होगा। तो वी वेयर एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस, जो यहाँ पे उसको उधर देखे चले जाएंगे, एट लगा देंगे। अगला देखेंगे सेटिस्फाइड, अगर यह क्रिया आ गई तो सेटिस्फाइज, डिसगस्टेड को मैंने पहले ही अलग कर दिया, वो यहाँ आ गया, है ना। सेटिस्फाइज, डिसगस्टेड, प्लीज्ड, चार्म्ड, थ्रास्ड, लाइंड के साथ हम लगाएंगे विथ। अब आप कहेंगे सर इतनी क्रिया यहाँ भी याद रखनी पड़ेगी। जी हाँ मित्रों, डिसगस्टेड को मैंने निकाल ही दिया था, डिसगस्टेड को ऊपर से निकाल के जहाँ डिस लगा इसमें फेंक दीजिए, ये कहीं ऐसा डिसगस्टेड है जिसके साथ विथ लगता है। अब आप बाकी को कैसे याद करोगे, बाकी को एक सिंपल ट्रिक से याद कर लेंगे सर। ट्रिक्स हमारी यहाँ है, रन कर रही है का क्या, प्लीज सतीश 4 लाइन थ्रो कर दे, है प्लीज सतीश 4 लाइन फेंक दे यार, प्लीज सतीश 4 लाइन थ्रो कर दे, है ना। थ्रो माने फेंकना, सतीश से कहो कि 4 लाइनें फेंक दो यार, है ना। प्लीज सतीश 4 लाइन थ्रो। अब इससे आपको क्या याद हो गया सर, है ना। प्लीज से हो जाएगा प्लीज, जहां रहेगा सेटिस से हो जाएगा सेटिस्फाइड, सतीश से 4 से हो जाएगा चार्म, लाइन से हो जाएगा लाइन, और थ्रो से हो जाएगा थ्रांस्ड, है ना मित्रों। आसान और कमाल की ट्रिक्स, एक ही झटके में आपके सारे क्रियाओं को याद कराने का बेहतरीन फार्मूला है, और इसके माध्यम से आप बड़े आसानी से इन क्रियाओं को याद भी कर पाएंगे और मजे से आपके नंबर भी आपके जेब में आते रहेंगे। आइए अब इसको बना लेते हैं। माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, यहाँ पे हिम लगा है, प्लीज सतीश वाला आ गया, यहाँ लगेंगे ही, है ना। ईडी लगा है तो लग जाएगा वाज, थर्ड फॉर्म वही लग गया हो जाएगा, क्योंकि ईडी लगा है तो बदलेगा नहीं, है ना। तो ही वॉज प्लीज्ड, यहाँ लग जाएगा विथ, विथ माई बिहेवियर, माई बिहेवियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, है ना। आगे आइए, तीसरा नियम क्या लेकर के आ गए हम, नॉन तथा, ऐसे किसी भी क्रिया के साथ जो क्रियाएं आएंगी उनके साथ आप विथ लगाएंगे, बस इतना जानो। एग्जांपल एक दे करके मैंने समझा दिया। नॉन तथा ओब्लाइज के साथ आप टू लगाते हो, ये दो क्रिया, इसको आप याद रख लीजिए। नॉन नो क्रिया आ जाए और ओब्लाइज क्रिया आ जाए तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। कैसे, एवरीबॉडी नोज सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर को यहाँ पे लाएंगे, ST लिख दीजिए, साथ में क्या करना है ST, सचिन तेंदुलकर। यहाँ पे नोज है, नोज तो के लिए क्या लगा देंगे आप, इज, एक वचन है प्रेजेंट डेफिनेट, ये सचिन तेंदुलकर इज, नो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा नोन। बाई के जगह क्या लगाएंगे मित्रों, टू, चूंकि नोन क्रिया के साथ हमको टू लगाना है, तो सचिन तेंदुलकर इज नोन टू एवरीबडी, एवरीबडी हो गया। ओब्लाइज के साथ भी वही काम करना है, तो यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा आई विल लगा है तो हो जाएगा अलग से एक तो बी बढ़ा देंगे, शैल बी, ओब्लाइज का हो जाएगा ओब्लाइज्ड टू हिम। यह क्रियाएं झटके से बीच में आ जाती है मित्रों, बाई लगाने का इतना अभ्यास हो जाता है कि इन क्रियाओं का कोई ध्यान ही नहीं देता और कॉमन मिस्टेक हो जाता है और नंबर हमारे हाथ से चला जाता है। इसीलिए मैंने आपको ट्रिक्स भी बताया है ना। सुपातला और क्या, प्लीज सतीश 4 लाइन थ्रो, है ना। इन दोनों के माध्यम से इसको याद रख लेंगे। अगर नोन और ओब्लाइज आ गया तो इधर, और एक दो चीजें और बच गई मित्रों, क्या,
कॉन्टेंस और इंटरेस्ट, दो ही शब्द है, कंटेंट और इंटरेस्ट के साथ आपको लगा देना है इन। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे इंटरेस्ट यहाँ आया है तो अगर इंटरेस्ट आ गया तो यहाँ बाई नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। कैसे, यहाँ पे मी हमारा ऑब्जेक्ट है, बन जाएगा आई, आई के साथ सर क्या लगा देंगे, टेंस देखेंगे, इंटरेस्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई एम, यहाँ पे हो जाएगा इन इंटरेस्टेड, थर्ड फॉर्म हो गया है ना, आई एम इंटरेस्टेड, बाई लगाएंगे, नहीं नहीं यही तो है, इन दिस बुक, इन दिस बुक। मित्रों इस प्रकार से मैंने यह सब स्पेशल चेंजेस को कितनी आसानी से आप तक पहुंचा दिया है बिना किसी झंझट के। आइए मित्रों अब हम लोग झटके में देख लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का कैसे हम बना लेते हैं पैसिव वॉयस। झटके में देख लेते हैं, केवल 5 मिनट में बहुत छोटा सा इंपरेटिव सेंटेंस और हमारा काम एक्टिव पैसिव का आज हम काम ही कर देंगे खत्म, कुछ नहीं बचना है एक्टिव और पैसिव में, है ना। यहाँ देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इसके माने क्या होता है सर, इसके माने होता है प्रार्थना सूचक, प्रार्थना, आज्ञा या सलाह, है ना। एक बात जान लीजिए, है ना, इंपरेटिव सेंटेंस के माध्यम से, इंपरेटिव सेंटेंस के माध्यम से हम किसी को क्या करते हैं, किसी से प्रार्थना करते हैं, भैया प्लीज ऐसा कर दा वैसा कर दा, या किसी को हम आज्ञा देते हैं या किसी को हम सलाह देते हैं। और इसकी पहचान क्या होती है, यह इंग्लिश वाक्य में हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखना है तो स्कूलों में चले जाइए, गुरुजी कहते हैं स्टैंड अप, खड़े जाओ, आदेश है सिट डाउन, बैठ जाओ, यही नहीं इंपरेटिव सेंटेंस है। स्टैंड अप माने खड़ा होना क्रिया से, इसमें कर्ता यू होता है लेकिन वो छुपा हुआ होता है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, आपको बता रहे हैं क्या इंपरेटिव सेंटेंस क्या है। जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ये आ गया आदेश, क्रिया से शुरू हो रहा है। सर दरवाजा कौन खोलेगा, आप ही ना खोलेंगे, मैं कह रहा हूँ और किससे कह रहा हूँ आपसे, तो जो कहने वाला फर्स्ट पर्सन आई और जो काम को करेगा वो सेकंड पर्सन यू, इसका कर्ता यू होता है लेकिन उसको दर्शाया नहीं जाता। वाक्य शुरू होता है क्रियाओं से, इस बात को एकदम स्पष्ट कर लीजिए, है ना। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ये आदेश है क्या, है ना। पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर, इस पत्र को पोस्ट करो, ये भी आदेश है। अब क्या सलाह क्या है, सलाह क्या है मित्रों, जैसे कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द लेफ्ट, ये आपके लिए सलाह है, कृपया बाएं चले, है ना, कृपया बाएं चले। ओबे द रूल्स, नियमों का पालन करें, सलाह माना या न माना ये आपके हाथ में है ना। तो इससे आज्ञा हो गया, इससे क्या हो गया, सलाह हो गया मित्रों। और फिर क्या हो सकता है, रिक्वेस्ट, प्लीज या काइंडली के माध्यम से, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करिए, है ना। काइंडली, काइंडली गिव मी सम रुपीज, सम रुपीज। अब इसको कैसे पैसिव बनाएंगे यही हम लोग देख लेंगे। हमने यह देखा कि इंपरेटिव में किन किन बातों का समावेश होता है। इंपरेटिव सेंटेंस के माध्यम से किसी को आज्ञा दिया जा सकता है, किसी को सलाह दी जा सकती है और किसी से रिक्वेस्ट किया जा सकता है प्लीज और काइंडली के माध्यम से। पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला देखेंगे मित्रों, इसी फार्मूले पे चलेंगे, पैसिव बन गया। क्या पैसिव वॉइस में हम अपने तरफ से जब बनाते हैं तो लगाते हैं इसमें लेट, क्या लगा लेते हैं, लेट, फिर बना लेते हैं ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट को पहले ला लेते हैं बस। अब इसका सब्जेक्ट बनाने का हम प्रयास नहीं करेंगे। जैसे पैसिव वॉइस में, अगर एक्टिव वॉइस में इंपरेटिव सेंटेंस में मी है तो मी का आई नहीं बनाएंगे, विशेष ध्यान देंगे, उसको मी ही रहने देंगे, इसमें यही बात ध्यान रखना है ना। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ हम लगा देंगे बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हाईवे हमारा तैयार होगा, हाईवे नहीं छोड़ना है तो गाड़ी जाएगी खाई में, खाई से बचना है हमको, इसी हाईवे पर चलना है मित्रों। आइए चलते हैं। ओपन द डोर, देख लिया कि इंपरेटिव सेंटेंस से क्रिया शुरू है, शुरू क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, अपने तरफ से हमने लगा दिया लेट, ऑब्जेक्ट क्या, क्रिया के बाद वाला शब्द ही, क्योंकि ये तो क्रिया से शुरू ही होता है, इसके बाद जो होगा वो ऑब्जेक्ट ही होगा, तो लेट
द डोर, लेकर आ गए। उसके बाद क्या कहा, बी लगा दीजिए, हमने लगा दिया बी, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए ओपेंड, और ये बन के तैयार हो गया हमारा पैसिवास नंबर। लाइए दीजिए, हम चलते हैं। जय श्री राम। यही करना है और कुछ नहीं। आगे पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर शुरुआत का कारण यहाँ से लिखेंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे, लेट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है पोस्ट के बाद, दिस लेटर, दिस लेटर हो गया सर, यहाँ लगा देंगे बी, यहाँ कर देंगे पोस्टेड, खत्म सर। नंबर दीजिए, चलते हैं। कीप टू द लेफ्ट, आ गया सलाह, तरीका वही होगा, सलाह दीजिए या कुछ भी दीजिए। क्या, यहाँ लगाएंगे लेट द लेफ्ट, द लेफ्ट टू बी, है ना, टू है तो क्रिया के साथ लगाया जाएगा। लेट द लेफ्ट टू बी केप्ट, केप्ट, खत्म काम, है ना। ओबे द रूल्स, है ना, ओबे द रूल्स, नियमों का पालन करिए। क्या लगाएंगे अपनी तरफ से, लेट, क्या ओबे करना, द रूल्स, ये ऑब्जेक्ट है, द रूल्स, द रूल्स, यहां लगा देंगे बी, ओबे का थर्ड फॉर्म ओबेड, खत्म। लेट द रूल्स बी ओबेड, है ना। प्लीज हेल्प मी, अगर प्लीज या काइंडली आ जाए तो हम क्या करते हैं, इसके लिए देखेंगे। इसके लिए एक अलग से हम फ्रेज लगाते हैं, क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ये जब टू लगता है तो ये जो क्रिया होती है फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो यहाँ आ गया, है ना। तो आगे वाला वाक्य उसी प्रकार से जोड़ देंगे, अर्थात प्लीज और काइंडली को यहाँ से हटाएंगे। इसके लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू एक फ्रेज लगा देंगे सर, है ना। यू आर रिक्वेस्टेड टू, एक यहाँ से ये लगा देंगे, और यहाँ पे काइंडली को भी हटाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, आगे वाले वाक्य को टू लगा करके जोड़ देंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या बचा, हेल्प मी को जोड़ दीजिए, खत्म हो गया, है ना। काइंडली को हटाएंगे, क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम रुपीज, सम रुपीज। अब आप देख लीजिए, है ना, हमने कुछ नहीं किया, बस यही किया है। बस इसमें एक फ्रेज और बचा है मित्रों, इसका निगेटिव। अगर इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव हो जाए तो आप क्या करोगे, यही जहां ऑब्जेक्ट लगाए ना मित्रों, उसी के बाद आपको केवल नॉट लगा लेना है और कुछ भी नहीं करना है। हमें क्या कर देना है मित्रों, यहाँ लगा लेना है नॉट, यहाँ लगा देना है बी, बाकी सब वही, यहाँ नॉट वहां बी, बाकी सब वही, और कुछ नहीं। कैसे, इसका इंपरेटिव सेंटेंस शुरू होता है अगर नेगेटिव तो डू नॉट से, डू नॉट बीट मी, मुझे मत पीटो, है ना। डू नॉट टीज द पुअर, गरीबों को मत तंग करो। जब जब यह शुरू होगा, यह शुरू होगा डू नॉट, मत, मत इसका हिंदी अर्थ आता है मत, शुरू होगा हमेशा डू नॉट से, यह दिमाग में बैठा लीजिए। तो इसमें से डू को करेंगे हम आबरा का डाबरा, मतलब आबरा का डाबरा करने का मतलब यह हो जाएगा गायब, बचा नॉट, नॉट को लगाएंगे ऑब्जेक्ट के बाद, उसके लगाएंगे बी, क्रिया का थर्ड फॉर्म। बाकी कहीं कुछ बदला क्या, इसी हमको हाईवे पे चलना है, हाईवे नहीं छोड़ना है। शुरू करते हैं, लगाएंगे सबसे पहले क्या मित्रों, लगा देंगे लेट, लगा दिया हमने लेट। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मी, हमने कहा ना मी को मी रहने देंगे, आई करने का कोशिश नहीं करेंगे इसमें। लेट मी ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ देखेंगे अब क्या लगाना है, लगा देंगे नॉट, उसके बाद लगाएंगे बी, लेट मी नॉट बी बीटेन, लेट मी नॉट बी बीटेन। अगला देखेंगे क्या लगाएंगे सर, यहाँ लगाएंगे आप लेट, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट द पुअर, लेके आएंगे द पुअर, उसके बाद आबरा का डाबरा करके डू को किया है गायब, लगा देंगे नॉट, यहाँ लगाएंगे बी, इधर लगा देंगे टीज्ड। यह हुआ हमारा एक्टिव पैसिव फिनिश्ड। मित्रों, संपूर्ण एक्टिव पैसिव मैंने आपको पढ़ा दिया है, और मैं आशा यानी पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप कॉन्फिडेंस से भर गए होंगे। अगर उसके बाद भी आपकी कोई समस्या है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर भेजिएगा, और साथ ही साथ यह भी कमेंट करिएगा कि यह वीडियो एक्टिव पैसिव वाली आपको कैसी लगी और इसमें क्या दिक्कतें आपको आई, यह भी आप ज़रूर भेजेंगे। इस
इंफॉर्मेशन के साथ कि आप मुझको एक बार पुनः बता दूं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको ढेर सारे होमवर्क्स और पीडीएफ की फाइलें मिलती हैं, एक्सरसाइज के लिए मिल जाएंगी। अगले पार्ट में, अगले क्लास में मैं आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ाऊंगा, काइंड्स ऑफ सेंटेंस आपको पढ़ाऊंगा। एकदम सिलेबस के हिसाब से मैं चल रहा हूं मित्रों, आपका कहीं से भी नंबर नहीं जाएगा, इस वादे के साथ